वैसे सेल टैक्स का रेट ना 18% है। और अगर आपने कल का वो लेक्चर नोट किया हो, आपने चीज़ गौर की होगी, हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे कि यार वैल्यू थी 70,000 रुपया, हम इसके ऊपर रेट लगा रहे थे 18%, तो मेरे पास जवाब कितना आ रहा था? कितना? अंदर कैलकुलेटर पे कर लेते, 12,600 आ जाता। फिर हमने कहा था कि जब हम उसको इनवाइस देंगे, याद है हमने यहाँ पे एक इनवाइस बनाई थी, हमने लिखा था कि भाईजान आपकी चीज़ कितने की है? 70,000 की। टैक्स कौन देगा? तेरा प्यो देगा, तो उसी हम जाके कितना 12,600, तो हम उसको टोटल कितना कहेंगे? 82,000। ये हम उसे क्या कहेंगे कि भाई तुम हमें टोटल कितना पे करोगे? 82,600 पे कर रहे होगे। ये हमने कल देखा था। अब सवाल है कि टैक्स जो है वो लेवी किस तरह होगा, कैलकुलेट किस तरह होगा, वो हमने देखना है। अब देखें ये 70,000 का 18% लिया, क्या आया? 12,600 आया। और अगर मैं इसको जमा कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा? 82,600 आ रहा होगा। ऐसे ही है। यहाँ पे ना ज़रा एक दो टर्म्स आपने सीखनी है। ये वाली अमाउंट 70,000, ज़रा देख के बताएं क्या इसमें सेल्स टैक्स शामिल है? इंक्लूड है? इंक्लूड है? नहीं ना। इसको हम कहेंगे वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। क्या कहेंगे? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कि इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। और जब हमने सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना हो तो हम इस वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, जैसे हमने इसको यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास जवाब किसका आएगा? सेल्स टैक्स का आ रहा होगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब 70,000 पे हमने 18% मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जवाब कितना आया? 12,600 जो है वो आ रहा है। ऐसे ही हुआ। लेकिन जो ये है ना आपके पास, ये इसमें 82,600 में अगर देखें तो हमें पता है, हमने बोर्ड पे कैलकुलेट किया है कि 70,000 किसका है? अमाउंट क्या जो चीज़ बेची है, और 12,600 किसका है? सेल्स टैक्स का। तो इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, इंक्लूडेड है। इसको हम क्या कहते हैं? हमेशा वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कि इसके अंदर सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है, जो सेल्स टैक्स की रकम जो है वो क्या है? शामिल है। क्या है? शामिल है। सवाल है कि हमने तो सेल्स टैक्स निकालना है, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें वैल्यू एक्सक्लूसिव पता है, हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाती है? सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाती है। लेकिन अगर वो हमें गिवन ही वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स करते हैं, सॉरी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स करते हैं, कहते हैं ये 82,600 है, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, मुझे बताएं इसमें सेल्स टैक्स जो है वो कितना होगा। अगर वो हमसे ये पूछता है फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप खुद देखें कि इसमें से क्या कहा है? वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, मतलब इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। तो अगर कोई भी चीज़ 100 पे है और उसमें अगर हम 18 का सेल्स टैक्स शामिल करें तो किसको शो करेगी? 118 को। तो ये जो 82,600 है, अगर आप इसको देखें तो किसको शो कर रही है? 118% को। आप इसको अगर 118 पे डिवाइड करें और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। कितनी बनती है? 12,600। भाई जिससे मल्टीप्लाई करना है वो निकालनी है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी, 18 से मल्टीप्लाई करोगे सेल्स टैक्स आएगी। तो ये है वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये अमाउंट है 25,200 और ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, इसके अंदर सेल्स टैक्स जो है वो शामिल है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 118 पे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 18 से। बताएं क्या जवाब आता है? 3844। मतलब इस 25,200 में
ये टैक्स की अमाउंट है जो हमने यहाँ पे निकाली है। और अगर वो हमें कहता है कि जी आपकी वैल्यू कितनी है वो बताएं, तो ये 25,200 है। आप इसको अगर 118 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है, कितनी बनती है 21356, ये इसकी वैल्यू जो है वो बन रही होगी। तो ये है आपके पास तरीके टैक्स को निकालने के। अब हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी सवाल हैं, वो हमेशा हमारे वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स में से होते हैं। किस में से होते हैं? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। उसने हमें हमेशा अमाउंट गिवन की होती है, हम क्या करते हैं हमेशा रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास क्या आ जाती है सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाती है। लेकिन पेपर में आज तक तो आया नहीं है, बट आ सकता है, कह दे भाई ये अमाउंट है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, मुझे बताओ कितना सेल्स टैक्स है। तो वो हो किसकी बात करेगा? वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स की। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी आपके पास वैल्यू होगी आप उसको डिवाइड करेंगे 100 + 18 से, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? सेल्स टैक्स की अमाउंट आ रही होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला जो हम क्या करते हैं चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसे नोट करना कर लें जल्दी से। क्लियर है? अब ज़रा हम वापस आते हैं और हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ी थी आउटपुट टैक्स की। वैसे आउटपुट टैक्स क्या होता है? शुक्र है ये नहीं कहा जो आप पे करते हैं। किससे रिसीव करते हैं? तो उसका नाम कस्टमर होता है ना। तो इतना लंबा क्या कि जिसको आप चीज़ बेचेंगे उससे टैक्स लेंगे, सिंपल कहते हैं कस्टमर से लेंगे। वही है तो कहते नहीं मैं क्या मर गया आपने कहा कट गया, तो भाई एक बात तो एक ही है, बंदा मर गया। तो इतना घुमा के क्यों जवाब देना होता है? तो हमने पढ़ा था आउटपुट टैक्स भी किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं। इवन जो इनपुट टैक्स था हमारा वो भी किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। और हमने देखा था पर्सन किसे कहते हैं? क्या होता है पर्सन? इंडिविजुअल कंपनी। अच्छा, उसको एओपी भी कह सकते हैं वैसे हम, एओपी और गवर्नमेंट, ये पर्सन है। और हमने कहा था ये सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं। मतलब केएफसी वाला रजिस्टर्ड है, हम उसको तो लगाएंगे सेल टैक्स, लेकिन जो भाई बैठ के पठान फ्राइज बेच रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए कैलकुलेट नहीं होगा। तो उस पर लिखा हुआ था, अगर आप पहली पॉइंट ही देखें तो डैट वो सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज हम यहाँ पे सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं। तो सेल्स टैक्स में हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है, वो है सप्लाई ऑफ गुड्स का। हम सर्विसेज का टैक्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, वो प्रोविंशियल बेस होता है, वो आप जाके CFAP में पढ़ेंगे अगर आप पहुँचे तो।
तो सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो उसने सिंपल सी बात क्या है कि सेल्स टैक्स इस पे लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स पे। तो हमने देख लिया कि भाई रजिस्टर्ड क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। तो अब हमारी कहानी किसके ऊपर चलेगी, गुड्स क्या होती हैं, सप्लाई कैसे करते हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो कैसे होती हैं। तो हमारा बेसिक असूल क्या है सेल्स टैक्स का, हमारा असूल है कि जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी हम उनके ऊपर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है चार्ज कर रहे होंगे। असूल क्या है, जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी हम उसके ऊपर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। लेकिन सेल्स टैक्स को हमने चार्ज करना है तो हमारी कहानी ऐसे शुरू नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है तो हम सेल्स टैक्स चार्ज कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम किसका फैसला करेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर वो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी हुई फिर हम क्या कहेंगे कि भाईजान ये इसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं। अगर वो हमारी एक्टिविटी ही टैक्सेबल नहीं है तो उसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो पहला सवाल किस चीज़ का होगा कि क्या हमारी एक्टिविटी टैक्सेबल है या नहीं है। अगर एक्टिविटी टैक्सेबल हो गई उसके बाद अगला सवाल होगा कि जो हम गुड्स में डील कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर गुड्स एग्जेम्प्ट हैं तो उनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर गुड्स टैक्सेबल हैं फिर कहानी चलेगी आगे सेल्स टैक्स चार्ज करने की। और अगर गुड्स भी टैक्सेबल हैं तो आखिरी सवाल होगा क्या सप्लाई हुई है या नहीं हुई। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई हैं फिर हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स हम किस चार्ज करेंगे, सबसे पहले ये एक्टिविटी टैक्सेबल है, गुड्स भी टैक्सेबल है और सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो गई हैं। अगर तीनों का जवाब हाँ आए हैं तो फिर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, अदरवाइज सेल्स टैक्स हमारा चार्ज नहीं हो रहा होगा। इसको ज़रा नोट कर लें। अब इनको हम तीनों को डिस्कस करें वन बाय वन, कैसे और किस तरह से हमने लेके चलना है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो ना बुक में, एक दो भी नोट्स हैं ताकि आपको पता हो कि हमने तीनों बातें देखनी है। सेल्स टैक्स का फैसला कब होगा, जब तीनों चीज़ों का जवाब हमारा हाँ में आएगा, अदरवाइज सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। करने लगे हैं अभी तीनों बातें लिखी हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं और सप्लाई क्या होती हैं। अब हम तीनों को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं आगे। तीन बातें हैं, पहला टैक्सेबल एक्टिविटी होनी चाहिए, नंबर 2 गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल होनी चाहिए और तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वहाँ हमारी वो होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीज़ों को। सबसे पहले बात है टैक्सेबल एक्टिविटी की। देखिए जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये जो भी आपके लेन देन के मामलात, कारोबारी एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मियाँ, इसकी बात कर रहे होते हैं। तो टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी माशियत जो है वो इन्वॉल्व होती है, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है, कंसिड्रेशन रिसीव हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं।
तो टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ शामिल है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे वो प्रॉफिट के लिए है या प्रॉफिट के लिए नहीं है, मतलब वेदर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ शामिल है इन एक्टिविटीज़ में वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये ज़रा इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप इसे क्रैम नहीं कर सकते, आप इसको समझेंगे, फिर इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आया होगा पेपर में, वो कर रहे होंगे। सबसे पहले एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, कि कोई भी एक्टिविटी जो आप बिज़नेस की, कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेडिंग तजारत की फॉर्म में कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, बना कर बेच रहे हैं, तो सर ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी डैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें आप चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा गाड़ी बेचता है तो डैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स, या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो भाई वो आपको गाड़ी बेचने के बाद उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज नहीं देता, आप आएँ हमसे तेल चेंज करवाएं, ऑयल चेंज करवाएं, गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और बोथ वो गाड़ी भी बेचते हैं और वो क्या करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होती है। आप जाते हैं, आप जाके हायर वालों से एसी लेते हैं, तो भाई वो एसी बेच रहे हैं तो वो क्या है, उनकी सप्लाई ऑफ गुड्स है। वो आपको साथ एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, तो ये भी सप्लाई, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी में आ रही होती है। वो ये भी कहते हैं कि भाई हमसे एसी ले लो, हम आपको फ्री में क्या करेंगे, एसी इंस्टॉल करवा देंगे, ये भी सब टैक्सेबल एक्टिविटी आ रही होती है। वो कल तो कहते हैं कि आपने एसी की सर्विस करवानी है, वट जो भी करवाना है, रिपेयर मेंटेनेंस हमें कहिएगा, हम आगे आपको कर देंगे, तो ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये क्या है, उनके लिए टैक्सेबल एक्टिविटी जो है कंसिडर हो रही होती है। फिर वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें आप कोई वन ऑफ टाइप चीज़ कर दें, मतलब आप उस चीज़ में डील नहीं कर रहे बट एक दफ़ा वो काम कर दिया, जैसे आप अपने एसेट बेच देते हैं, या आपकी दुकान जो है गंदम बेचने की है, ठीक है, और आपको लगा पता भाई गर्मी आ गई तरबूज भी बेचने चाहिए, आप वन टाइम आकर तरबूज बेच देते हैं, तो ये वन ऑफ एडवेंचर है, दैट इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल एक्टिविटी। आपकी दुकान जो है वो है फर्नीचर की, ठीक है, और आपने कहा कि यार इस वक्त ना थोड़ा सा मार्केट जो है चल रही है, तो क्यों हम चावल बेचें, आपने जाकर 500 बोरियाँ ली, रखा सामने और आपने बेच दी। अब आप उसमें कारोबार नहीं करते, कारोबार आप किसे कर रहे हैं, फर्नीचर कर रहे हैं, लेकिन उसमें बैठ के आपने एक दफ़ा ये भी काम कर लिया, तो वन ऑफ एडवेंचर है, एक दफ़ा किया गया है जो इसके साथ मुंसलिक था, तो ये भी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। नॉर्मली इसमें इस पॉइंट में सेल ऑफ एसेट्स आते हैं, कि आप दुकान चला रहे हैं, आपने अपनी फ्रिज बेच दी है, आपने अपना काउंटर बेच दी है, आप अपना कंप्यूटर बेच रहे हैं, सेल ऑफ एसेट्स इसमें आ रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होती है। और पॉइंट नंबर डी बड़ा मजे का है। पॉइंट नंबर डी का मतलब है एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो कारोबार शुरू करते हुए लाजमी नहीं आपने शटर खोला साथ सेल शुरू हो जाएंगी, आपने कारोबार शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, आप कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कोई फ्री सैम्पल्स में दे रहे होते हैं, कोई फ्री में चीज़ें बना रहे होते हैं, तो आप उसको भी बना रहे हैं कारोबार को, आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, आप प्रमोशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस पर जो खर्चा आपका हो रहा होता है, वो जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाई, आपने पहले 50 मिनट फ्री में बना के बेच दिए, फ्री में बेचे हैं, सैंपल बना के बेचे हैं, भाई ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, बिकॉज ये कारोबार शुरू करते हुए आपने काम किया था, सैंपल्स बनाए थे, प्रोटोटाइप्स बनाए थे, तो ये क्या है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होती है। उसके बाद है, अगर आपका कारोबार टर्मिनेट हो गया, बिजनेस वाइंड अप हो गया, जब भाई जब बिजनेस वाइंड अप होता है तो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री, कुछ ना कुछ बना के वाइंड अप करते हैं, आखिरी आपने स्टॉक बनाया होगा, तो वो भी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसिडर हो रही होगी। तो टैक्सेबल एक्टिविटी में सारा कुछ शामिल है, चाहे वो चीज़ आप बिज़नेस की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, वन ऑफ एडवेंचर है, या कारोबार शुरू करते हुए कोई काम कर लिया, कारोबार ख़त्म करते हुए कोई काम आपका हो गया, ये सारा क्या है, आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रहा होता है। क्लियर है ये एवरीवन? तो क्लियर है ये? तो अगर आप देखें तो भाई ये 4 पॉइंट पढ़ के हर चीज़ ही किस में आ गई है, टैक्सेबल एक्टिविटी में आ गई, इसमें कोई चीज़ छोड़ी है? आप सांस में लें, बस सांस लेना बाकी है, बाकी हर चीज़ क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन उसने कहा है कि इसके एक्सेप्शन भी है। ये तो 4 पॉइंट वो थे जो टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल थे, लेकिन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती, ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
कहते हैं द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू अ एम्प्लॉयर, कि अगर एक एम्प्लॉय जो है, जो नौकरी कर रहा है, अगर वो अपनी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को, मालिक को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। एक आर्किटेक्ट है, उसका काम क्या है? नक्शे बनाना। वो खुद नक्शे बना के अगर बेचता है तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, वो सेल्स टैक्स लेगा, वट एवर जो भी है। लेकिन वही आर्किटेक्ट एक ABC फर्म में काम कर रहा है, नक्शा ही बना रहा है, लेकिन उसको उस नक्शे बनाने की सैलरी मिल रही है, अब वो मुलाजमत में है। तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो फिर ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, आप इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। एक अकाउंटेंट है, उसकी अपनी फर्म है, काम कर रहा है तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन वही अकाउंटेंट किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वहाँ भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसको उस काम करने की सैलरी मिल रही है, तो ये आपकी कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है, ठीक है। तो जो चीज़ एम्प्लॉयमेंटशिप में आती है वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आती। फिर है एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी। आप हॉबी कहते हैं शौक़ को, तो जो काम आप ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं या शौकिया तौर के ऊपर करते हैं ना, वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो राहत फ़तेह अली ख़ान है, वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, उसका काम ही क्या है? सिंगिंग करना है। फिर एक और है हमारे पास, उसका नाम है चाहत फ़तेह अली ख़ान, वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। आप कभी भी उसको कहते भाई मैं तो शौकिया गाता हूँ, जैसे मेरी हॉबी है, मैं बस बदो-बदी कर दे तो आवाम जो है पागल हो जाती है, तो भाई वो एज अ रिक्रिएशन एक्टिविटी पे कर रहा होता है, उसका एक कारोबार नहीं है। ये टिकटॉकर्स जो हैं सारे क्या है? ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में बैठे होते हैं, तो ये इनकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहला रही होती। पॉइंट नंबर बी जो है ना, पॉइंट नंबर बी है फॉर इंडिविजुअल, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। पॉइंट नंबर सी सेम पॉइंट है, बट ये AOP के लिए है और कंपनी के लिए है। अब AOP और कंपनी की हॉबी तो नहीं होती, ऐसी बात है, बट वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे जी एम्प्लॉयज़ डे सेलिब्रेट कर लिया, ईद मिलन पार्टी जो है ये सेलिब्रेट कर ली, कोई फंक्शन करवा लिया, कोई कन्वोकेशन करवा ली, ये है इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, बिकॉज अ टैक्सेबल एक्टिविटी हमारी कंसिडर ही नहीं हो रही होती। तो ये है टैक्सेबल एक्टिविटी, जिसकी एक्सेप्शंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें आएगा और क्या इसमें नहीं आएगा। अब इसको आप बुक से पढ़ लें, फिर इसका सवाल करते हैं पास्ट पेपर का। अगर आप हॉबी से पैसे कमाना शुरू कर देंगे फिर तो टैक्सेबल एक्टिविटी है। आपकी हॉबी है कि आप ड्राइंग्स बनाते हैं, आप ड्राइंग्स बना के रखते जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट योर टैक्सेबल एक्टिविटी। बट वही जो आपने ड्राइंग्स बनाई हैं, जाके आप उसकी एग्जीबिशन लगवा देते हैं, तो वो फिर आपको पैसे मिल रहे हैं, वो आपके टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी। आपकी हॉबी है बेकिंग करना, कभी कभार घर में बेकिंग कर लेते हैं, लेकिन आप उसी को अपना कारोबार बना लेते हैं, बेच लेते हैं, तो फिर आपकी नहीं कंसिडर होगी। जैसे ये सवाल आया हुआ है स्प्रिंग 2024 में, इस तरह का सवाल आपको इसमें से आता है। कहते हैं जी अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज़। क्या बताएं, ये जो उसने 5 चीज़ें बताई हैं,
क्या टैक्सेबल एक्टिविटी है? अब आप इसको क्रैम करने बैठते हैं डेफिनेशन को, सवाल तो इस तरह का आएगा, पेपर क्या होगा, फेल होगा। तो समझना है, पहला है नदीम रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अभी हमने पढ़ा है कि जो एम्प्लॉयमेंटशिप में पैसे वगैरह मिलते हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती, तो पहला तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। फिर जहाब प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर फॉर हिज स्टार्टअप बिजनेस फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। भाई है, भाई ने कंसल्टेंसी दी है लेकिन पैसे भी ले रहा है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। ये क्या है? ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, बिकॉज उसने पैसे तय किए हैं, उसके बाद उसने कंसल्टेंसी दी है, तो ये क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी। अच्छा कारोबारी आदमी है। फिर शाहजेब प्लेड द पियानो, एन इंस्ट्रूमेंट he has played since childhood at his parents anniversary party। तो भाई उसकी ये हॉबी है। कौन सा ड्रामा था वो? परिजात, हाँ, किसी परिजात का बच्चा। तो शाहजेब साहब जो हैं उसको ही पियानो बचपन से प्यारी थी, जैसे उसको प्यारी थी परिजात को, तो वो बचपन से बजा रहा है। तो ये इसकी क्या है? हॉबी है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। फिर फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बीनिश इंटरप्राइजेस, जो बीनिश इंटरप्राइजेस में एज अ अकाउंटेंट के तौर पे काम करता है, ओन्ड बाय मिस बीनिश जो उसके मालिक हैं। वो बीनिश की बेटी को जाके इरहम को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ा रहा है और उसकी 20,000 फीस ले रहा है। बताएं जी, क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी है कि नहीं है? सोचे भाई, बात ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़, एक दफ़ा तसल्ली से ना अंग्रेज़ी वर्ड बाय वर्ड पढ़। हाँ भाई, क्या है ये? एक्टिविटी है कि नहीं? एक्टिविटी है कि नहीं टैक्सेबल? कैसे? अभी हमने पढ़ा है एक्सेप्शन में, पहले एक्सेप्शन एम्प्लॉयमेंटशिप की है। क्या हो गया है? बताएं जी, टैक्सेबल एक्टिविटी है कि नहीं है? ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। क्यों? अब देखें भाईजान, फुरकान जो है वो बिनिश इंटरप्राइजेज में काम किसका कर रहा है? अकाउंटेंट का। तो जो उसको अकाउंटेंट की सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो जाके उसकी बेटी को मैथ्स पढ़ा रहा है, वो कहाँ पे जॉब में आता है? उसका मैथ्स पढ़ाना वो तो जॉब में नहीं है, वो तो अदर एक्टिविटी है, और उसका 20,000 अलग से चार्ज कर रहा है। तो उसने उसी का पूछा है कि ट्यूशन फ़ी का क्या करना है, तो ट्यूशन फ़ी चार्ज कर रहा है वो उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप में नहीं आती। भाई वो नौकरी किसकी कर रहा है? एज अ टीचर नौकरी कर रहा है, बताओ नौकरी किस चीज़ की कर रहा है? तो अकाउंटेंट की सैलरी मिलेगी, वो तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन दूसरा काम क्या कर रहा है वो? किसकी जाके बेटी को पढ़ाना है, क्या वो नौकरी में आता है? वो तो नौकरी में नहीं आ रहा, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। ध्यान से पढ़ना चाहिए ना चीज़ों को। फिर टैक्सेबल एक्टिविटी थी? फिर नहीं थी। अगर वो टीचर होता और वो जॉब पर टीचिंग कर रहा होता और वही जाकर उसके बच्चों को पढ़ा भी देता, तो फिर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं थी। खैर है, तो जो नौकरी करते पैसे नहीं लेते, कि दवाएं लेते हैं, कि आटा लेते हैं? आखिरी, कुरतुलैन अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज रेंटेड अ स्टॉल एट द कराची फूड फेस्टिवल एंड सोल्ड हर बेक्ड आइटम्स। बताएं जी, सोच के बताइएगा। हाँ वो सही, तो ये हो गई कैसे? हाँ, अगर ये रेंटेड से पहले पहले होता ना, फिर ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं थी, वो हॉबी थी। क्योंकि उसने स्टॉल लेके जाके बेच दी हैं, पैसे आ गए हैं, तो अब ये इसकी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी, अब ये इसकी हॉबी नहीं रहेगी। तो ये सवाल है स्प्रिंग 2024 का, इसमें से आया हुआ है। अब आप इसको देखो, पढ़ लें अच्छी तरह से टैक्सेबल एक्टिविटी को, फिर हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब बुक से पढ़ना है।
तो हमें पता लग गया कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है तो सेल टैक्स के तो सवाल शुरू नहीं होता। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी है तो फिर सेल्स टैक्स की कहानी जो है वो क्या चलेगी, आगे बढ़ेगी। और आगे हमने डिस्कस किया था कि हम उसके बाद क्या देखते हैं, गुड्स हैं या नहीं है। टैक्सेबल एक्टिविटी हो गई है, असूल था सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अब पहला क्या है, गुड्स क्या होती हैं वो हमने देख लें। अगर आप गुड्स का मतलब तलाश करेंगे तो गुड्स का मतलब चीज़ें, अशिया। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हर चीज़ इसमें आती है? देखते हैं। कहते हैं जी गुड्स में क्या कुछ शामिल है। तमाम ये चीज़ें मूवेबल एसेट्स जो हैं वो आपके गुड्स होती हैं। और इसमें क्या कुछ शामिल है, इंक्लूड्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स चार्ज होता है, बिकॉज उसे क्या मानते हैं, वो गुड्स मांगते हैं। इसके अलावा हर किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी गुड्स हैं, एक्सेप्ट मनी। कैश इज़ नॉट योर गुड्स। कभी ऐसा हुआ है आप बैंक के पास जाएं, बैंक से 1000 रुपया कैश निकलवाएं और वो आपके ऊपर 18% सेल्स टैक्स चार्ज करे? हुआ है? नहीं। पैसे के ऊपर सेल्स टैक्स थोड़ी चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड। फिर जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, आप लोगों ने बीला पढ़ा होगा शायद, उसमें है ना प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट होते हैं कि भाई आप फ्यूचर में एक्शन ले सकते हैं, अभी तो लिया नहीं है, तो ये भी गुड्स नहीं होती। डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं आपको, जैसे आप आज परचेज खरीदारी करते हैं, आपको 500 रुपये का कूपन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम आएंगे कूपन देना, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। भाई वो कूपन है, आप नेक्स्ट टाइम ना जाएँ, मर जाएँ, वट एवर जो भी हो, शॉपिंग ना करें, दुकान ख़राब हो जाए, तो वो डिस्काउंट कूपन पे आपने भी एक्शन लिया नहीं है। ले सकते हैं, ये भी गुड्स नहीं होती। फिर ये स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं जो मार्केट में बिक रहे होते हैं, ये भी कभी भी गुड्स नहीं होती। इसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो भी कभी भी आपके गुड्स नहीं होती। इसका मतलब आप मार्कर बेचेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, मोबाइल बेचेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, एसी मूवेबल है, आप जब मर्जी जहाँ कर लें, गाड़ी मूवेबल है, ये सारी मूवेबल एसेट्स हैं, इनके पास सेल्स टैक्स चार्ज होगा। लेकिन ज़मीन बेचेंगे, लैंड बेचेंगे, घर बेचेंगे, फ्लैट बेचेंगे, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, बिकॉज वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और गुड्स में सारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स हमारा चार्ज नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब है प्रोमिसरी नोट वगैरह हो गया, ये सारे आपके एक्शनेबल क्लेम आते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने डिस्काउंट कार्ड या कूपन इशू किया अपने कस्टमर को 400 रुपये का, जिसकी ऊपर कस्टमर जो है वो 20% डिस्काउंट बाद में ले सकता है। मतलब आप आज एक दुकान पर जाते हैं, आप दुकान पे जाके शॉपिंग करते हैं 10,000 रुपये की, वो आपको जी 10% ऑफ का एक कूपन पकड़ा देता है कि आप अगली दफ़ा आएंगे और आपने अगर अगली दफ़ा 15,000 रुपये की सेल्स ख़रीदारी की, हमें ये कूपन शो कीजिएगा, हम आपको 10% ऑफ कर देंगे। ये है डिस्काउंट कूपन देना। ये डिस्काउंट कूपन का मतलब है कि आपको डिस्काउंट दे दिए? नहीं। वो क्या कह रहा है कि भाई ये कार्ड पकड़ लो, अगले महीने आना, 15,000 की शॉपिंग करना, फिर हमें ये कार्ड शो करना, हम आपको 1500 रुपया क्या करेंगे, छोड़ देंगे। व्हाट इफ आप ना जाएं? नहीं पता आपको, आप जाएं, आपका बिल ना बने ये 15,000 का, या आप जब जाएं शॉपिंग करने तब वो केडी ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये एक्शनेबल क्लेम है। आपने ये लिया नहीं है, आप ले सकते हैं। तो जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो कभी भी हमारी गुड्स कंसिडर नहीं होते। तो ये डिस्काउंट कार्ड्स हो गए, डिस्काउंट कूपन्स हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह हो गए, हम इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। हाँ, अगर डिस्काउंट दिया होता, जिस खरीदारी की 15,000 रुपये की और 500 रुपये छोड़ दी है और 14,500 लिए, तो वो 500 रुपये डिस्काउंट मुझे एक्चुअल मिल गया है, तो जब मुझे एक्चुअल मिल गया है उसका तो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये कूपन्स हैं, ये मिला नहीं है, मिल सकता है वो मुस्तकबिल में जाके, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको ज़रा पढ़ लें। इसके नीचे टैक्स बुक पे अगर है तो बुक पे आप देखेंगे टैक्सेबल एक्टिविटी के नीचे भी एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं, और आपने गुड्स के नीचे भी उसने एग्जांपल दी हुई हैं। आप इन्हें पढ़ लें ताकि आपको उन चीज़ों को समझने में, मेमोराइज़ करने में इतनी मुश्किल जो है वो पेश ना आए।
तो जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है, हमने वो देख लिया। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई टैक्सेबल एक्टिविटी कैसे होगी। देन था गुड्स है या नहीं है, हमने वो भी देख लिया। आगे ना गुड्स की दो टाइप्स होंगी, कुछ हमारे पास गुड्स होती हैं जिनको हम टैक्सेबल गुड्स कहते हैं, कुछ हमारे पास गुड्स होते हैं जिनको एग्जाम्ड गुड्स कहते हैं। हमारे सेल्स टैक्स में दो ही चीज़ें हैं, या तो टैक्सेबल है या एग्जाम्ड है। एग्जाम्ड गुड्स का मतलब है जिसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। आप जाके बकरा ख़रीदें, वो कभी नहीं कहेगा कि भाईजान लाख रुपए का बकरा और प्लस 18% टैक्स पे करें, ऐसा नहीं होगा। अब जाके बकरे का चारा खरीदेंगे, वो कभी भी सेल्स टैक्स आपसे चार्ज नहीं करेगा। आप लोग जब धनिया खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहा होगा, बिकॉज एग्जाम्प्ट है। लेकिन वही आलू जो फ्राइज की फॉर्म में कटे हुए हैं और आपको पैकिंग में मिल रहे होंगे, उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो हमने गुड्स की यहाँ पे क्या की हैं, टाइप्स बना देनी आगे जाके। एक एग्जाम गुड्स हैं, दूसरी कौन सी हैं, टैक्सेबल। एग्जाम गुड्स वो हैं जिसके पास सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, जो 6 स्केड्यूल में आती हैं। अभी हमने पूरा पढ़ना है 2 से 3 लेक्चर्स के बाद कि ये गुड्स एग्जाम्प्ट हैं, उनके पास सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। उनके अलावा जितनी भी गुड्स हैं उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो टैक्सेबल एक्टिविटी भी हमारी हो गई है, गुड्स जो हैं वो भी हमारी हो गई हैं। अब आखिरी हमारे पास क्या रह गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या रह गया, सप्लाई। जो हमने देखना है कि सप्लाई किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है सप्लाई का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। आपके न्यूमेरिकल की बैकबोन है ये, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को। न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल होती हैं, लॉजिक्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सप्लाई क्या होती है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा सुपर इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई तीनों हमने एक साथ ही करनी है। और ये वो 3 कंसेप्ट हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स की बैकबोन है। जिसको जिसको सप्लाई समझ आ जाए, सप्लाई किसे कहते हैं, जिसको वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ आ जाए कि सप्लाई की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है, और टाइम ऑफ सप्लाई किस टाइम पे करनी है, जिसको ये 3 कंसेप्ट समझ आते हैं वो न्यूमेरिकल निकाल देते हैं। ये 100% न्यूमेरिकल निकल जाते हैं, सिर्फ ये 3 कंसेप्ट, ये 3 डेफिनेशंस पे, जो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई गेस ऑन मंडे।